सभी का मैं अपने मंजिल सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए आज डाल रहा हूँ। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक है। दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होंगे आपके। और जैसा कि आप जानते हैं, ये EIM की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। 4th चैप्टर तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर के अंतर्गत हम लोग बहुत से टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी कि 5वां चैप्टर एक ही इस वीडियो में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए, आपके 9 चैप्टर हैं, सिलेबस आपका काफ़ी लंबा है। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि ये शॉर्ट ईजी नोट्स की तरह है। आप इसको नोट्स बनाएं। जितनी अच्छी आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और ये पूरा सिलेबस वाइज आपके हिसाब से डिस्कशन किया जा रहा है, आपके सिलेबस वाइज के हिसाब से है। तो इसलिए नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और जब भी इस क्लास को देखें, पूरा बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखें और नोट्स बनाएं और उसको पढ़ते चलें, समझते चलें, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपका बोझ न बनने पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एनर्जी मीटर यानी कि ऊर्जा मापी। ऊर्जा मापी क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी विद्युत उपयंत्र या आवासीय उपयंत्र अथवा व्यावसायिक उपयंत्र द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा की माप करता है। यानी कि ये ऐसी युक्ति होती है जो किसी विद्युत उपयंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, या फिर आपके ये समझ लीजिए कि जो बिजनेस वाले जो यूज़ करते हैं, उनके द्वारा जो खर्च की गई विद्युत की मात्रा है, ये उसको मापने का काम करता है। यह एक समान प्रारूपी उपयंत्र होता है, यानी एक समान टाइप का होता है, जो एक निश्चित अवधि में किसी कार्यभार द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को मापता है। यानी एक निश्चित समय में जितनी आप ऊर्जा खर्च करते हैं, ये ऊर्जा की मात्रा को मापता है। अब ऊर्जा मापी के प्रकार देख लेते हैं। अगर हम सिस्टम के नेचर के हिसाब से बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये एक डीसी होती है, एक एसी होती है, या फिर एसी डीसी दोनों पर। ऐसे समझिए कि या तो ये डीसी पे वर्क करेगा, या तो एसी पे वर्क करेगा, या फिर एसी डीसी दोनों पर। यानी 3 टाइप के होते हैं। वोल्टेज के आधार पे हम बात करते हैं अगर, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एनर्जी मापी होता है। एक होता है आपका विद्युत यांत्रिक इंडक्शन टाइप, यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। चलिए आइए देखते हैं, अब सबको बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए, अब आपका जो डीसी एनर्जी मीटर होता है वो क्या होता है? तो वे एनर्जी मीटर जो केवल डीसी सिस्टम पर कार्य करते हैं, डीसी एनर्जी मीटर कहलाते हैं। जैसे कि आपका डीसी एम्पियर वाट आवर, क्योंकि जो आपका एनर्जी मीटर होता है वो आपका एम्पियर आवर में ही मापता है, या फिर वाट आवर मीटर में मापता है। चलिए, अब हम एसी की बात करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट टाइप एनर्जी मीटर जो होता है, वो बच्चों खाली आपके एसी सिस्टम पर ही कार्य करता है। और इसका जो टाइप होता है वो आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है। और एसी डीसी जो टाइप एनर्जी मीटर होता है, ये दोनों पर वर्क करता है। जैसे कि आपका मरकरी जो मोटर एनर्जी मीटर होता है, या मीटर टाइप कह लें, तो इसमें क्या होता है, मरकरी का बना होता है, इसमें मरकरी भरी होती है जो आपके लेवल को बताती है। और इसमें जो सिस्टम होता है वो एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर क्या होता है। तो वे एनर्जी मीटर जो खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा को एक एलईडी या एलसीडी स्क्रीन पर, मान लीजिए कि एक एनर्जी मीटर है, उसमें एक स्क्रीन लगी होती है ग्रीन कलर की, और उसमें आपको वो जितनी खर्च की गई जो रीडिंग होती है वो पूरे दिखती है। आजकल नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर ही यूज़ करते हैं। तो ये टाइम ऑफ डे बिलिंग के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब टाइम बाय डे देखिए उसकी बिलिंग निकल जाती है। और ऑन पीक या ऑफ पीक समय में खर्च की गई ऊर्जा को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ऑन पीक क्या होता है, यानी आपकी जो बढ़ी हुई जो ऊर्जा जो आपने खर्च की है। ऑफ पीक यानी कि ऑफ टाइम में आपने जितनी खर्च की है, वो आपका अलग अलग रिकॉर्ड होगा। आगे आता है आपका विद्युत यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिक मैकेनिक, या कह लीजिए मैकेनिक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो होता है। ये एनर्जी मीटर क्या होता है, मौलिक रूप से एसी एनर्जी मीटर ही होते हैं, और जो विद्युत चुंबकीय इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन टाइप, एक होता है 3 फेज इंडक्शन टाइप। आइए इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं।
सिंगल फेज इंडक्शन टाइप जो एनर्जी मीटर होता है बच्चों, ये इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। एक आपका प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी टाइप में, और एक डिस्क होती है जो घूमती है और बीच में एक स्पिंडल लगी होती है। अब इसमें जो 4 मैकेनिज्म होते हैं, जो 4 भाग होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा। चलिए, एक होता है आपका ड्राइविंग सिस्टम, यानी कि एक बार चालन प्रणाली। एक होता है आपका मूविंग सिस्टम, जो चल प्रणाली जिसको कहते हैं। एक होता है ब्रेकिंग सिस्टम, जिस पे हम कंट्रोल करते हैं या नियंत्रण करते हैं उसकी। और एक होता है आपका रजिस्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि उसका अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है। तो मोटर या मीटर की ड्राइविंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली 2 विद्युत चुंबक होते हैं। ये पत्तियों में एक पर वोल्टेज कॉइल और दूसरी पर 2 करंट कॉइल लिपटी होती है। मानिए कि इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि इसमें 2 चुंबक होते हैं और एक पर क्या होता है कि वोल्टेज कॉइल होती है और दूसरे पर आपके क्या होती है, 2 करंट कॉइल होती है। जिस चुंबक पर वोल्टेज कॉइल लपेटी होती है, बात समझ आ रही, जिस कॉइल पर वोल्टेज कॉइल लपेटी होती है उसे शंट मैग्नेट कहते हैं, यानी शंट चुंबक कहते हैं। तथा जिस पर 2 करंट कॉइल लिपटी होती है बच्चों, बात समझ में आ रही है, जिस पे 2 करंट कॉइल लिपटी होती है उसे सीरीज चुंबक कहते हैं या सीरीज मैग्नेट कहते हैं। बच्चों यहीं पे इसको ठीक कर लीजिए, ये आपका मीटर है। चलिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, सीरीज मैग्नेट कहते हैं। आइए मूविंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक एल्युमिनियम की डिस्क होती है जो धुरी पर क्या होती है, जो सॉफ्ट पर क्या होती है, लगी होती है। यह सॉफ्ट के एक हल्की मिश्र धातु से बनी होती है, यानी कि जो सॉफ्ट जिससे बनी होती है उसी की हल्की मिश्र धातु से ये भी डिस्क बनी होती है। डिस्क का जो पिछला भाग होता है वो 2 मैग्नेटों के बीच में घूमता है और उसके डिस्क का जो अगला भाग होता है वो ब्रेक चुंबक के पोलों के बीच घूमता है। ब्रेक चुंबक कौन सा होता है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। और रोटर सॉफ्ट मतलब जो घूमना है, रोटेट करने वाला भाग है। रोटर सॉफ्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है वो इस्पात कीलिक में घूमता है। बात समझ में आ रही है, वो क्या होता है, वो इस्पात कीलिक में घूमता है, मतलब इस्पात की बनी हुई डिस्क में ही घूमता है, जो कि ज्वेल बेयरिंग पर आधारित है। यानी उसमें कौन सी बेयरिंग होती है, ज्वेल बेयरिंग में। ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्वेश्चन आ जाए कि मूविंग सिस्टम में जो बेयरिंग यूज़ की जाती है वो कौन सी बेयरिंग होती है, तो आप उससे कहेंगे ज्वेल बेयरिंग। चलिए आगे चलते हैं। रोटर सॉफ्ट का जो ऊपरी सिरा होता है वो चमकदार इस्पात का बना होता है, जो सॉफ्ट के ऊपर लगे बेयरिंग कप के छिद्र में लगा होता है। बेयरिंग कप का छिद्र क्या होता है, बेयरिंग कप का छिद्र जिसमें बेयरिंग लगाई जाती है। बस समझ में आ रही है। चलिए, सॉफ्ट के ऊपरी सिरे पर कटे भाग को हम पिनियन कहते हैं, जिसमें आपका पिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, तो ब्रेक मैग्नेट वह चुंबक होते हैं जो 2 चुंबक एल्युमिनियम डिस्क के आगे भाग में व्यास के रूप में लगे होते हैं। बस समझे, ब्रेक चुंबक का वह चुंबक होते हैं जो 2 चुंबक होते हैं आपके, उसी में एल्युमिनियम डिस्क के अगले भाग में लगे होते हैं। जो यानी कि जो डिस्क होती है आपकी वो अगले हिस्से में घुमाने के लिए लगा होता है। ये ब्रेक सिस्टम कंट्रोलर की तरह कार्य करता है। डिस्क जब इन चुंबक के पोलों के बीच घूमती है, बस समझा रही, पोल होते हैं, पोल टाइप का, और इसमें ईडी करंट डैम्पिंग कंट्रोल प्राप्त होता है। यानी जब ये घूमता है तो इसमें कौन सा कंट्रोल प्राप्त होता है, ईडी करंट डैम्पिंग प्राप्त होता है। और गति की समझे एडजस्टमेंट करने के लिए ब्रेक चुंबक को आगे पीछे किया जाता है। रजिस्टिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों इसका मुख्य काम क्या होता है, रोटर के रोटेशन को रिकॉर्ड करना, यानी कि जो उसके घूम रही है उसको रिकॉर्ड करना। यह एक प्रकार का परिक्रमण गुणांक होता है जो सूचक यंत्रों के संकेतक के समान कार्य करता है, यानी कि रीडिंग की तरह कार्य करता है। रजिस्टर मैकेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संकेतक टाइप, एक होता है परिक्रमण टाइप यानी रोटेशन टाइप। आइए देखते हैं इसको। जो संकेतक टाइप आपका होता है उसको देख लेते हैं। तो संकेतक टाइप रजिस्टर जो होता है वो बच्चों एक रोटर के सॉफ्ट पर एक लघु कणक गियर होता है, यानी एक तरफ का गियर होता है। यह गियर क्या करता है, 5 या 6 श्रेणी संकेतक को डायल पर चलाते हैं, यानी कि ये जो गियर होता है ये आपके 1 से 6 तक के डायल पर इसको चलाते हैं। प्रत्येक डायल में जो होता है वो 10 समान भागों में बटा, जो प्रत्येक डायल होता है जैसे आपकी स्केल होती है 10 सेंटीमीटर में बटी होती है, ठीक इसी तरह से आपका जो डायल होता है वो 10 भागों में बटा होता है। और जब कोई संकेतक 1/10 भाग से आगे बढ़ जाता है तो उसके साथ संकेतक का एक परिभ्रमण भी क्या होता है, पूरा हो जाता है, जो मुख्य रोटर डिस्क से संबंधित है। रोटर यानी डिस्क जो घूमने वाली है। अब आगे देखते हैं आपका परिक्रमण टाइप क्या होता है।
तो परिक्रमण टाइप रजिस्टर बच्चों यंत्र में डायल पर भी सीधा पाठ्यांक आ जाता है, यानी कि जो डायल होता है उसी पर आपका क्या होता है, रीडिंग मिल जाती है। चलिए इसका कार्य सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिंगल फेज टाइप एनर्जी मीटर बच्चों 2 चुंबक होते हैं इसमें, एक होता है आपका सीरीज चुंबक और एक होता है आपका शंट चुंबक। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। सीरीज चुंबक को लाइन लोड करंट द्वारा उत्तेजित किया जाता है, यानी जो सीरीज मैग्नेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जो सप्लाई करंट देते हैं उसके द्वारा तो क्या करें, एक्साइट किया जाता है। सीरीज मैग्नेट द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे φ1 यानी लाइन लोड करंट के समानुपाती होता है। यानी लाइन लोड क्या होता है, जो फेज हम जो दे रहे हैं उसमें जो करंट आ रही है उसके समानुपाती होगा और उसी के फेज में होगा। यदि आयरन संतृप्त हिस्टेरिन लॉस का प्रभाव नगण्य हो, यानी उसमें किसी प्रकार का आयरन लॉस या हिस्टेरिन लॉस नहीं होता है, तो जो शंट मैग्नेट होता है वो एक क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य कहलाते हैं। तथा इसकी जो कॉइल होती है वो लाइन के आर पार में संयोजित रहती है, यानी कि लाइन के आर पार, यानी लाइन उसके बीच से जाती है। शंट मैग्नेट में सप्लाई वोल्टेज V के समानुपाती तथा प्रवाहित होती है। वहीं शंट मैग्नेट में जो करंट होती है सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती में प्रवाहित होती है। और इस चुंबक द्वारा जो फ्लक्स होगा वो φ2 होगा। सप्लाई वोल्टेज V के समानुपाती तथा 90 डिग्री पश्चिगामी होता है, यानी जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। कॉपर शेडिंग बैंड की बात करें तो कॉपर शेडिंग बैंड जो है वो शंट चुंबक की केंद्रीय भुजा पर, यानी जो सेंटर होता है आपका मैग्नेट का, वहाँ से 90 डिग्री पर फेज विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी फेज बदलकर या बढ़ाकर। विद्युत वाहक बल जनरेट होगा जो E1 तथा E2 होंगे और इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, φ1 तथा φ2 द्वारा डिस्क में विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं। ये जो E1 E2 होते हैं ये फ्लक्स φ1 और φ2 की सहायता से क्या करते हैं, जो हारमोनियम की जो डिस्क घूम रही है आपके उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके द्वारा क्या होता है, इसमें ईडी करंट φ1 व I1 व I2 उत्पन्न होती है। अब इस फ्लक्स तथा ईडी करंट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो इसमें करंट उत्पन्न होगी तो घूमेगा तो क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। जो टॉर्क उत्पन्न होगा उस पर एक बल काम करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका बल आघूर्ण। बात समझ में आ रही है? और इस बल आघूर्ण के कारण डिस्क की जो स्पीड होती है वो हमको प्राप्त हो जाती है। डिस्क कितनी तेजी से घूम रही है। जब घूमने डिस्क का परिधि भाग ब्रेक चुंबक के बीच वायु अंतराल से घूमता है, यानी कि एयर गैप में घूमता है, तो डिस्क में ईडी करंट उत्पन्न होती है, यानी कि उसमें जो भंजन होता है उसके दौरान उसमें क्या होता है, आपका ईडी करंट उत्पन्न होती है, जिनसे टॉर्क में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब जब बढ़ोतरी होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होगा, आपके फाई का होगा। और उसमें स्पीड होगी, यानी एन, समझ रहे हैं, डिस्क की जो स्पीड होगी और ईडी करंट का जो रेजिस्टेंस होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि आपके स्पीड के तो समानुपाती होगा, समझ रहे हैं, लेकिन जो आर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। आइए देख लेते हैं। फाई उसमें क्या है, आपके ब्रेक चुंबक का फ्लक्स है, यानी कि ब्रेक चुंबक के बीच में जो फ्लक्स कटेगा, यानी जो फ्लक्स उत्पन्न होगा E1 ये वो होगा। एन होगा आपका जो डिस्क की जो स्पीड है। एन आपका क्या होगा, ईडी करंट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। यदि मान लीजिए कि फाई यानी फ्लक्स और जो रेजिस्टेंस है अगर वो स्थिर हो जाए तो टॉर्क किसके समानुपाती हो जाएगा, आपके स्पीड के। अब सिंगल फेज एनर्जी मीटर का गुण देख लेते हैं। तो बच्चों सिंगल फेज एनर्जी मीटर की जो कीमत होती है वो कम तथा आकार क्या होता है, छोटा होता है। इन्हें कहीं भी लाने या ले जाने में आसानी होती है। विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक बल आघूर्ण की आवश्यक नहीं होती है। थ्री फेज सप्लाई लेने पर एक फेज द्वारा भी इसका परिचालन संभव होता है और इसकी औसत आयु क्या होती है, अधिक होती है। यानी जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है उसमें एक गुण होता है कि उसकी जो एवरेज एज होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब इसके दोष देख लेते हैं। तो इनकी जो यथार्थता होती है तथा शुद्ध थ्री एनर्जी मीटर की तुलना में कम होती है, यानी कि ऐसे मानिए कि जिनकी यथार्थता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो क्या होती है आपकी थ्री फेज एनर्जी मीटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और अगर उद्योग की बात करें तो उद्योगों तथा प्रयोगशाला में जो ऊर्जा मापने के लिए जो क्या होता है, ये उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा फेज़ें होती हैं, यानी नॉर्मली वहाँ थ्री फेज ही इस्तेमाल होता है। और सिंगल फेज एनर्जी मीटर की हम डीमेरिट की बात करते हैं तो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर क्या होता है। तो बच्चों इस प्रकार के एनर्जी मीटर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में बैलेंस तथा अनबैलेंस दोनों ही देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग एनर्जी वाट मीटर में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह से
सर्किटों की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए इसको क्या करते हैं, यानी कुल मिलाकर के जो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें 3 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को इस प्रकार के साथ संबंधित किया जाता है कि ये एक यूनिट की तरह कार्य करता है, यानी कि इकाई की तरह कार्य करता है। इसमें 3 वोल्टेज कॉइल तथा 3 करंट कॉइल होती है और 3 मूविंग कॉइल सिस्टम का निर्माण करती है। यानी मान लीजिए एक वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल है, उसी के जरिए से क्या होगा, मूविंग सिस्टम उत्पन्न होता है। इसीलिए कारण क्या होता है, ये 3 मूविंग कॉइल सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसकी 3 मूविंग सिस्टम या तो एक ही सॉफ्ट पर स्थित डिस्क, यानी मान लीजिए ये जो तीनों मूविंग सिस्टम है, या तो क्या करेगा, एक ही सॉफ्ट पे जो डिस्क है उसको घुमाएगा, या फिर तीनों चालक चुंबक जो है एक ही डिस्क को घुमाते हैं, मतलब तीनों चालक एक साथ मिलकर क्या करते हैं, उस डिस्क को घुमाते हैं। इस प्रकार 3 मूविंग सिस्टम द्वारा जो टॉर्क गति उत्पन्न होगी वो एक ही सॉफ्ट की गणना सिस्टम से संबंधित हो, यानी कि जो टॉर्क होगा वो एक ही सॉफ्ट पे घूमने वाली टॉर्क से संबंधित होगा, जो संपूर्ण सर्किट की विद्युत ऊर्जा गणना करता है। जो क्या करेगा, आपके पूरे सर्किट में जितनी भी ऊर्जा आपने खर्च की है उसको क्या करेगा, ये मापेगा। इसमें भी क्या करें, अवरोधन के लिए डिस्क पर एक अवरोधन चुंबक होता है। अवरोधन क्या होता है, उसको रोकने के लिए क्या होता है, एक अवरोधन चुंबक होता है। इसकी सहायता से एनर्जी मीटर गति को व्यवस्थित किया जाता है। यानी मान लीजिए एनर्जी मीटर है, उसकी गति अगर बहुत तेजी से भाग रही है तो उसकी कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक कंट्रोलिंग मैग्नेट लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवरोधन चुंबक होता है। चलिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए समझिएगा। देखिए ये आपकी क्या है, ब्रेकिंग मैग्नेट लगा है, जो आपको क्या करेगा, आपके चुंबक को रोकने का काम करेगा, यानी कि रोकेगा उसको। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सीरीज मैग्नेट है, ये आपका एक शंट मैग्नेट है, और यहाँ पे एक मुलियम की डिस्क लगी है जो दोनों पोलों के बीच में घूमती है, दोनों धुरियों के बीच में घूमती है। ये आपका स्पिंडल कॉमन है, यानी कि दोनों में एक साथ घूमते हैं। जैसे अभी नहीं था कि दोनों को घुमाते हैं या एक पे घुमाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये भी किसकी बनी होती है, आपकी एल्युमिनियम डिस्क की बनी होती है। इसमें क्या होता है, टर्मिनल प्लेटें लगी होती हैं। जब टर्मिनल प्लेटें लगी होती हैं तो सन क्या करता है, आपके लोड से ही कनेक्ट होता है, और जैसे ही टर्मिनल प्लेटें क्या होती हैं, उसको टर्मिनल यानी वोल्टेज प्लेटें होती हैं, बात समझ आ रही, इसमें 3 वोल्टेज और 3 करंट कॉइल होती है, आप समझ में आ रही है, ये वही चीज़ें हैं। तो इससे, और इसमें जो फेज़ें दी हुई हैं आर वाई बी, इसको एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से इसमें फेज़ आ रहा है या कितनी ऊर्जा आपने खपत की है, उसको हम नाप सकते हैं। अब 3 फेज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की हम बात करें तो सॉलिड स्टेट युक्तियों का प्रयोग करके एक डिजिटल एनर्जी मीटर बनाया जाता है। यानी एनर्जी मीटर, जो डिजिटल एनर्जी मीटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट युक्तियों का प्रयोग करके बनाते हैं, जो उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को एलसीडी द्वारा प्रदर्शित करती है। यानी कि एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर ही होता है कि कुछ अधिकतम एनर्जी मापी को हम क्या करते हैं, पीएलसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि उसे कंट्रोल कर सके। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसकी, तो ये इस प्रकार के एनर्जी 4 भाग होते हैं। इसमें कौन कौन से, सप्लाई यूनिट होती है, मीटर यूनिट होती है, आरटीसी होता है और एलसीडी होता है। सप्लाई यूनिट क्या होता है, जो हम आप उसको जो सप्लाई दे रहे हैं, जैसे उसको सप्लाई मिल रही है, ठीक है। मीटर यूनिट होता है जो हमको रीडिंग देगा कि कितनी ऊर्जा हमने खपत की है। आरटीसी होगा जो आउटपुट हमको देगा। एलसीडी, और जो रीडिंग हमको किस पे मिलेगी, एलसीडी पे मिलेगी, वो इसका रिपार्ट हो जाएगा। आइए कार्यविधि देख लेते हैं। तो 3 फेज ऊर्जा को मापने के लिए मीटर यूनिट में वोल्टेज तथा करंट को प्रवाहित किया जाता है। वोल्टेज तथा करंट के एनालॉग सिग्नल को एडीसी के माध्यम से सिंपल एंड क्वांटिटायर्स को डिजिटल में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल है वो एडीसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको सिंपल हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इन डिजिटल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल प्रोसेस के जरिए ऊर्जा या शक्ति को ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जो हमको डिजिटल सिग्नल मिल रहा है, उस सिग्नल के जरिए से हम क्या करें, पूरा प्रोसेस के द्वारा हम ऊर्जा या पावर को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, कितनी ऊर्जा हमने खपत की है। अब अगर हम 3 फेज एनर्जी मीटर के गुण की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए आइए इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो 3 फेज एनर्जी मीटर होता है, उसके द्वारा तुलनात्मक रूप से शुद्ध मान प्राप्त किया जा सकता है। ये फ्रीक्वेंसी आसानी से कार्य कर सकती है हाई फ्रीक्वेंसी पर, और 3 फेज एनर्जी मीटर उद्योगों तथा प्रयोगशाला में भी आसानी से प्रयोग की जा सकती है। फिर है आपका 3 फेज एनर्जी जो मीटर की जो दक्षता होती है, वो सिंगल फेज एनर्जी मीटर की दक्षता की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। आइए आगे देख लेते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर के दोष क्या होते हैं। तो इसके परिचालन के दौरान प्रेक्षक की विशेष सावधानी की आवश्यकता, यानी जो उसको टेस्टिंग कर रहा है उसको विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत क्या होती है, इसकी कीमत बच्चों अधिक होती है। इसका आकार भी बड़ा होता है, और इनके रख रखाव में कुछ परेशानियां आती हैं। बात समझ में आ रही है। आइए अब इनकी त्रुटियां देख लेते हैं। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में कई प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी घर्षण त्रुटि होती है,
एक आपकी घर्षण त्रुटि होती है, एक आपकी फेज त्रुटि होती है यानी कला त्रुटि होती है, एक आपकी स्पीड त्रुटि होती है यानी स्पीड के जरिए से जो त्रुटि उत्पन्न होती है, एक तापमान परिवर्तन के कारण, एक फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और एक होती है सर्कल विसर्पण के कारण। आइए सबको बारी बारी से देख लेते हैं। घर्षण त्रुटि क्या होती है बच्चों? तो मीटर के बेयरिंग या रजिस्टर मैकेनिज्म पर घर्षण बल आघूर्ण के कारण डिस्क पर आवश्यक ब्रेकिंग बल आघूर्ण कार्य करता है। यानी कि जो मीटर होती है उसकी बेयरिंग और रजिस्टर मैकेनिज्म पर घर्षण बल आघूर्ण के कारण क्या होता है कि डिस्क पर एक ब्रेकिंग टॉर्क कार्य करता है। इस त्रुटि को शंट मैग्नेट के बाहरी भुजाओं पर शेडिंग बैंड लगाकर दूर किया जा सकता है, या शेडिंग बैंड इन भुजा के फ्लक्स को अपने में स्वीकार करते हैं। यानी जो शेडिंग बैंड होता है उन भुजा के फ्लक्स को क्या होता है अपने में स्वीकार करते हैं, जिनके कारण इसमें क्या होता है एक भ्रमण सॉरी बच्चों इसमें ईडी करंट प्रेरित होती है, और इन ईडी करंटों के कारण जो मेन फ्लक्स होता है वो शेडिंग बैंड में उत्पन्न फ्लक्स में कलांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो ईडी करंट उत्पन्न होती है इसके कारण जो मेन फ्लक्स है और जो शेडिंग बैंड में फ्लक्स है उनके बीच में क्या होता है एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, कलांतर उत्पन्न या फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वोल्टेज कॉइल के कारण डिस्क पर एक छोटा ड्राइविंग टॉर्क कार्य करने लगता है, जो कि मेन ड्राइविंग टॉर्क से पूर्णतः अलग होता है। यानी जिसके कारण क्या होता है वोल्टेज कॉइल के कारण डिस्क पर एक ड्राइविंग टॉर्क यानी चालन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि मेन ड्राइविंग यानी चालन टॉर्क से क्या होता है अलग होता है। कला त्रुटि की बात करते हैं तो इंडक्शन एनर्जी टाइप पावर फैक्टर पर जो शुद्ध पाठ्यांक दे सके इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी चुंबक यानी एक तरह के चुंबक का फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 30 डिग्री पर लैगिंग होता है, लेकिन जो सामान्य स्थिति में कॉइल के रेजिस्टेंस तथा मीटर में क्या होता है हानियों के कारण यह फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से कम एंगल पर लैगिंग होता है। यानी कि जब सामान्य स्थिति होती है तो कॉइल के जो रेजिस्टेंस और मीटर में जो हानियों होती हैं उसके कारण क्या होता है फ्लक्स जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री कम एंगल पर लैगिंग होता है। यह त्रुटि ऊर्जा मापी को एक से कम पावर फैक्टर के लोड पर परीक्षण करते समय देखी जा सकती है यानी इकाई पर। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं एक शंट चुंबक की केंद्रीय भुजा पर एडजस्टमेंट कॉपर शेडिंग बैंड लगाए जाते हैं, और इन कॉपर शेडिंग बैंड को क्या करते हैं इसका सही एडजस्टमेंट करके त्रुटि को दूर कर लेते हैं। बच्चों हर जगह गलत टाइप हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो ये त्रुटि नहीं आपका ये त्रुटि होगा, आपका ये त्रुटि होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। इससे क्या होता है पावर फैक्टर क्षतिपूरक भी ठीक हो जाता है। गति स्पीड की बात करते हैं तो एनर्जी मीटर को नॉन इंडक्टिव लोड परीक्षण करते समय ब्रेक चुंबक के सही एडजस्टमेंट की गति से हम क्या करते हैं इस त्रुटि को बच्चों हर जगह इसको ठीक कर लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ कि टाइपिंग की वजह से इसमें गलती आ गई है, तो क्या होगा त्रुटि होगा दूर किया जा सकता है। ब्रेक मैग्नेट को डिस्क के केंद्र की ओर सरका कर, देखिए जल्दी जल्दी टाइप में गड़बड़ हो गई है, मीटर की गति बढ़ाई जा सकती है, जबकि केंद्र से दूर सरका कर आने से मीटर की गति को कम किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? यानी कि जब केंद्र से इसको दूर सरका देते हैं तो इसकी गति को क्या कहते हैं कम कर सकते हैं। मीटर के नाम पथ पर यानी नेम प्लेट पर उसकी सप्लाई वोल्टेज, फुल लोड करंट तथा किलो वाट घंटे में डिस्क रिवोल्यूशन संख्या यानी कि डिस्क कितने घूम रही है कितनी संख्या में उसको भी अंकित रहती है। इसकी सहायता से उसकी स्पीड त्रुटि को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटि होती है उसको भी देख लेते हैं। तो तापमान में परिवर्तन के कारण त्रुटि बच्चों बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत से इफेक्ट होते हैं जिसके कारण एक दूसरे को ये प्रभावित करते रहते हैं। तापमान में अगर बढ़ोतरी होती है तो डिस्क में ईडी करंट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे ब्रेकिंग तरह मूविंग टॉर्क क्या होता है घट जाता है। तापमान परिवर्तन के कारण वोल्टेज कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे कम करंट प्रवाहित होता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा करंट कम हो जाएगा। वोल्टेज कॉइल से कम करंट फ्लो करने के कारण सन मैग्नेट में कम फ्लक्स होता है। मान लीजिए कि अगर वोल्टेज कॉइल से जितना करंट कम होगा उसमें क्या होगा फ्लक्स भी कम बनेगा, जिससे कम मूविंग टॉर्क उत्पन्न होता है। लेकिन साथ ही तापमान से ब्रेक का फ्लक्स भी क्या होता है कम होता है, जिससे ब्रेकिंग टॉर्क भी कम हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या करते हैं प्रभावित कर देते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं कि आपका विकर्षण त्रुटि क्या होती है। तो बच्चों कभी कभी मीटर शून्य लोड स्थिति में धीमा चलता है। मान लीजिए नो लोड की स्थिति आती है उसमें क्या होता है मीटर का धीरे धीरे चलता है, तो उसके केवल वोल्टेज कॉइल एक्साइट होता है ऐसी कंडीशन में। इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं सर्कन या क्रीपिंग एरर कहते हैं। मीटर में यह त्रुटि गलत घर्षण प्रतिक्रमण कंपन विपरीत चुंबकीय क्षेत्र या सप्लाई वोल्टेज के
और असामान्य वोल्टेज से अधिक होने पर होती है। माने कि त्रुटि जो है गलत घर्षण होने के कारण या सप्लाई वोल्टेज के एक वोल्टेज से अधिक हो जाने के कारण ये क्या होती है, आपकी क्रीपिंग एरर उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये था आज का आसान सा, मैं कह सकता हूँ कि सेशन। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हुआ है, पर बच्चों आपके एग्ज़ाम टॉपर से सिलेबस आपके बहुत लंबे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद नहीं आता तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।